हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। तो चलिए, इस बात की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो मेन उद्देश्य क्या है और उसमें कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो ये जानने के लिए और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इसके आगे चंद्रयान 3 यानी कि इसके आगे हमने दो मिशन किए, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 हार्ड लैंडिंग की थी, पर इस बार हम श्योरली ये कह सकते हैं कि 100% चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस होगा। इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे की गई एनालिटिक्स। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत यानी कि इंडिया, जो कि अभी वर्ल्ड में बेस्ट कंट्रीज में से एक गिनी जाती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से गिनी जाए या स्पेस के हिसाब से या कोई भी अन्य आईटी रिलेटेड। तो स्पेस में अभी आप लोग जैसा जानते हैं कि स्पेस में खास करके मून मिशंस और ल्यूनार मिशंस जो कि है, मार्स मिशंस है, तो उसमें सभी देशों के बीच होड़ लगी हुई है। तो इसमें भारत एक उभरता हुआ देश साबित हो रहा है, क्योंकि आप जानते ही है कि भारत के पास दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज अपने जो स्पेस के रिलेटेड जो भी वर्क है वो भारत के पास करवाना चाहते हैं, चाहे वो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्चिंग हो या कोई अदर वर्क्स हो। आप जैसे कि जानते हैं, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। पर स्पेस की अगर बात करें तो वो लोग हमारे आगे बिल्कुल कहीं नहीं ठहरते। चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का सक्सेसर मिशन है, जो कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। चंद्रयान 3 के आगे हमने जैसा कि आपको बताया कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, जो कि पहले हमने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था और चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था। तो जो आप जानते हैं कि अमेरिका की नासा हो या फिर स्पेस एक्स जैसी स्पेस एजेंसी ले ले या फिर रशिया की रोसकॉस्मोस ले ले, पर उससे कहीं ज्यादा गुना इसरो ने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से जो टेक्नोलॉजीज क्रिएट की है वो दुनिया में सबसे ज्यादा किफायती और सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। इसीलिए सारे देश सबसे ज्यादा इसरो पर यानी कि इंडिया पर अपने कोई भी स्पेस मिशन लॉन्च करने के लिए भरोसा करते हैं, जो कि हमारे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन था। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो मून पर लैंडिंग करवाएंगे और प्रज्ञान रोवन का यूज करेंगे। लेकिन जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया था तो वो सिर्फ एक ऑर्बिटर है, यानी कि वो चंद्र के आसपास उसकी जो कक्षा होती है उसमें से घूमेगा और उसका जो चंद्र के ऊपर की सतह का जो भी डेटा है वो कलेक्ट करके इसरो को पहुंचाएगा। अब इसका जो यूज है वो करके हम आगे का जो भी मिशन है, यानी कि अब तक हमने जो भी अपने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में जो भी डेटा हमें जो यूज हुआ है वो सब हमने चंद्रयान 1 ने ही प्रोवाइड किया गया है। तो यह था चंद्रयान 1 मिशन। चंद आप लोग जानते हैं कि चंद्र है वो पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। तो इससे क्या होता है कि चंद्र का जो 41% हिस्सा है वो हमसे छुपा रहता है, यानी कि वहां पर सनलाइट या कोई भी हम डायरेक्टली वहां पर टेलीस्कोप से या किसी भी अनदर इंस्ट्रूमेंट से देख नहीं सकते, और वहां पर चंद्र सनलाइट का पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो उस जगह पर उस सतह पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए एक अलग मिशन और अलग स्पेसक्राफ्ट जो कि वहां पर जाए और डेटा कलेक्ट करके हमें इसरो को भेजे। तो उसी के क्रम में चलते हुए चंद्रयान 1 ने जो भी डेटा भेजा उसके हिसाब से चंद्रयान 2 की हमने तैयारी की थी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो है हमने 2019 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। वो कॉम्प्लेक्स पेलोड को कैरी करने के लिए बनाया गया था। चंद्रयान 2 का मेन 3 कंपोनेंट्स थे। एक था लैंडर, दूसरा था रोवर और एक था ऑर्बिटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्बिटर के बारे में। ऑर्बिटर जो है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वो चंद्र के आसपास उसकी कक्षा में घूमता रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि ऑर्बिटर मिशन तो हमने पहले ही सफलतापूर्वक पास कर दिया था, तो ये फिर से ऑर्बिटर को वहां पर प्रस्थापित करने का क्या मतलब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2008 में जब हमने
चंद्रयान 1 लॉन्च किया था और अभी था 2019 यानी कि 11 ईयर्स। तो 11 ईयर्स में नासा ने जो भी डेटा कलेक्ट किया और उसमें जो भी दिक्कतें आई उससे उसने ऑर्बिटर में इम्प्रूवमेंट्स किया और इम्प्रूव जो ऑर्बिटर है वो अभी हमारे चंद्र के आसपास सतह पर घूम रहा है। उसके बाद है लैंडर। तो लैंडर क्या करेगा कि जो भी पेलोड है उसको चंद्र की सतह पर लैंड कराएगा। लैंडर का ये काम है। और लैंडर के अंदर हमने एक रोवर रखा हुआ है। तो रोवर क्या करेगा कि जो रोवर है वो है प्रज्ञान रोवर, उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर ये करेगा कि वो जब बाहर निकलेगा तो उसके टायर्स की ऐसी संरचना की गई हुई है कि वो चांद की सतह पर इसरो का जो लोगो है वो और दूसरा हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते का वो दोनों प्रिंट करेगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हमारा जो भारत देश का जो झंडा है वो और भारत देश है वो अभी चांद पर पहुंच गया है। पर तकनीकी दिक्कत की वजह से समहाउ हम 95% चंद्रयान 2 मिशन कंप्लीट कर पाए और आखिर में जो लास्ट का मिनट था, लास्ट 1-2 मिनट्स, उसमें डेटा लॉस्ट हो गया, हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया इसरो का और उसकी वजह से वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हमने आगे जाकर 2023 यानी कि अभी चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग किया हुआ है। चंद्रयान 3 में मेन 2 ही कंपोनेंट है, एक है लैंडर और दूसरा है रोवर। क्योंकि ऑर्बिटर हमने ऑलरेडी 2019 में सक्सेसफुली वहां पर प्रक्षेपित किया हुआ है तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए सिर्फ लैंडर और रोवर अभी वहां पर भेजा गया है चंद्रयान 3 के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की स्पेसिफिकेशन और उसकी कंपैरिजन। तो चंद्रयान 2 के वक्त जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था वो था GSLV Mk2 व्हीकल, जो कि 2500 किलोग्राम कैरी करने के लिए सक्षम था। अब चंद्रयान 3 के वक्त हमने यूज किया हुआ है LVM-3 व्हीकल, जो कि 4000 किलोग्राम यानी कि 1500 किलोग्राम ज्यादा, चंद्रयान 2 के मुकाबले 1500 किलोग्राम ज्यादा पेलोड वो सह सकता है और वो चंद्र तक पहुंचा सकता है। इसी हेवियर पेलोड की वजह से ही हमें जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है उसे मिलने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज के द्वारा जो भी लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट आदि सब कुछ बनाया जाएगा तो उसका कोई कितना किलोग्राम का होगा तो उसकी कोई पहले से स्पेसिफिकेशन तय नहीं होती। तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा हम कैरी कर सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो चंद्रयान 3 जो है उसका कॉस्टिंग अगर हम आपको बताएंगे तो वो है 615 करोड़, जो कि चंद्रयान 2 के वक्त 870 करोड़ रुपीस है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टा बोल गया, पर नहीं, जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 का जो कॉस्ट है वो चंद्रयान 2 से कहीं कम है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 के वक्त हमने जो भी डेवलप किया है उसके ऊपर रिसर्च करके चंद्रयान 3 ने इसरो ने इस तरह से चंद्रयान 3 बनाया कि उसकी जो कॉस्ट है वो डिडक्ट हो गई है। तो ये थी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच की कंपैरिजन। अब मैं कब से आपको बता रहा हूँ कि ये मिशन सक्सेस होने के चांसेस 100% है। तो वो क्यों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे का रीजंस क्या है। कि चंद्रयान 2 के वक्त उसका जो सबसे बड़ा रीजन था कि वो फ्लॉप हुआ, वो ये था कि जो लेग्स थे वो लैंडिंग के वक्त टूट गए थे, उसका जो इम्पैक्ट था वो रेजिस्ट नहीं कर पाया था। इसलिए अब चंद्रयान 3 में उसको इम्प्रूव करके ज्यादा स्ट्रोंग बनाया गया है, ताकि क्या हो सके कि जब वो लैंड करे तो वो किसी भी हालत में टूटे ना और वो जो इम्पैक्ट है वो रेजिस्ट कर सके। इसके अलावा जो इंजन है, पहले इंजन था वो ज्यादा पावरफुल नहीं था। वो उस वक्त क्या हुआ कि जो लैंडिंग के वक्त, लैंडिंग से पहले जो भी थ्रस्ट पैदा करना होता है, थ्रस्ट माने कि जहां पर हमें रुकना है, मतलब जो लैंडर को जहां पर लैंड करना है वो जगह आए तो उससे पहले उसको धीरे धीरे करके अपनी स्पीड कम करनी होती है। तो वो थ्रस्ट पैदा करके वो स्पीड कम करता है, पर वो थ्रस्ट उतना ज्यादा पैदा नहीं कर सका कि जितना उसको करना चाहिए था। इससे क्या हुआ कि अपनी तय जगह से तकरीबन 750 मीटर आगे जाकर लैंड हुआ, जो कि हमारी लैंड करने की जो प्री डिफाइंड जगह थी वो नहीं थी और वहां पर वो सही से लैंड नहीं कर पाया। तो अब चंद्रयान 3 में क्या हुआ कि वो इंजन की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव कर दी हुई है
और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी कॉल्ड हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो एडेड। वो क्या करेगा कि पहले से ही कोई अगर खतरा या कुछ ऐसा हो तो वो अपने आप ही उसको देखकर अपने आप ही अपना रास्ता और अपना डिसीजन लेकर उसे चेंज कर सकता है। इसके अलावा हमने एक और इसमें इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, वो कि जो कि है एक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेप। जी हाँ, इसका नाम दिया गया है सेप। सेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ। ये क्या करेगा कि वो चंद्र के ऊपर रहकर अर्थ का डेटा कलेक्ट करेगा। आप ये सोचेंगे कि अर्थ चंद्र पर जाने की क्या जरूरत है, अर्थ का डेटा कलेक्ट करना है तो अर्थ पे से कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ के ऊपर से मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि वो जो अर्थ के ऊपर मानो कि एटमॉस्फेयर जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो वो क्या कि डायरेक्टली अगर स्पेस में से हम कलेक्ट करें डेटा, जैसे कि आप वीडियोग्राफी में देखते हैं, अगर वीडियोग्राफी ऊपर से हो तो आपको ज़्यादा मजा आता है और ज़्यादा आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से वो जो शेप है वो क्या करेगा कि चंद्र की सतह पर रहकर अर्थ के बारे में जो क्लाइमेट चेंजेस है वो उसका डेटा कलेक्ट करके इसरो को भेजेगा। तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो गए, फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए, चाहे वो एनवायरनमेंट के रिलेटेड हो या कोई अदर रिलेटेड हो, तो उसमें हमें आसानी से डेटा मिल जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब तो वेस्ट ऑफ मनी है, ये 615 करोड़, 870 करोड़, इससे अच्छा तो हम ये अपने गरीबों के, अपने देश के गरीबी को हटाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो अभी इसरो का बजट है वो सिर्फ अपने इंडिया की टोटल जीडीपी से 0.8% ही यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अमेरिका और रशिया की बात करें तो वो अपने से स्पेस रिसर्च के पीछे 25% ऑफ जीडीपी, 20% ऑफ जीडीपी प्रोवाइड करता है। बट इसरो सिर्फ 0.8% में भी इस जो नासा है, कॉस्मोस है, जैसे कि रशिया की अनदर स्पेस कंपनीज है, उससे भी बहुत ज्यादा और अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब आप बात करें पोस्टल सर्विसेज की, तो उसके पीछे भी इंडिया हर साल 36,000 करोड़ रुपीज वेस्ट करता है। वेस्ट तो हम नहीं कह सकते, पर वो यूटिलाइज करता है, तो उससे तो ये कहीं कम ही है। दूसरा कि इसरो के द्वारा जो जितने भी सैटेलाइट्स हमने स्पेस में भेजे हैं, तो वो क्या करेगा कि पृथ्वी की और हमारे इंडिया की आजू बाजू की जो जमीन है उस पर निगरानी रखेगा। जैसा कि आप अभी जानते ही है कि चाइना जैसी कंट्री ओनियन स्लाइसिंग मेथड के से जरिए हमारी जमीन के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हमारी पहुंच बहुत कम होती है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने हिस्से में ले रहा है। पर अगर हम सैटेलाइट की वजह से पहले से ही उस पर नजर रखें तो क्या होगा कि अगर वहां पर कोई भी हलचल हुई तो वो सीधा अपना डेटा आर्मी को पहुंचा देगा और हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई अनऑफिशियल हरकतें हो रही है। तो इससे हमें हमारी सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में भी सैटेलाइट्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो क्या करेगा कि डिजास्टर, अगर कोई डिजास्टर आने वाला है तो वो हमें पहले ही आगाह करेगा। जैसे कि कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर अगर कोई ऐसी सुनामी या ऐसा कुछ आने वाला है, जैसा कि हम लाइव एग्जांपल ले तो ओडिशा। जी हाँ, भारत में ओडिशा जो कि कोस्टल एरिया गिना जाता है, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का ये कैपिटल माना जाता है। और यहाँ तक कि नासा और अदर जो स्पेस कंपनीज है और अदर कंपनीज है वो भी सारे वर्ल्ड को ओडिशा के डिजास्टर मैनेजमेंट में से सीखने का सबको नसीहत देते हैं। तो ये क्या हो कि हमारा जो सैटेलाइट्स है उसके जो डेटा है वो कलेक्ट करके ओडिशा की सरकार है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो उसे यूज करके मिलियंस और ट्रिलियंस पीपल्स की जान बचा रही है। तो ये थी हमारे स्पेस रिसर्च की अभी तक की इम्पोर्टेंस। और इससे तो कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, पर ये कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसरो का जो बजट है उससे नासा का बजट आप कंपेयर करेंगे तो नासा का बजट 15 गुना ज़्यादा है। जी हाँ, इसरो जो काम हमको करके दे रहा है और पूरे वर्ल्ड को जो करके दे रहा है, अगर उसका 15 गुना भी कर नासा कर रहा है स्पेंड, फिर भी वो इसरो जितना काम नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अभी तक इसरो ने 28 कंट्रीज के लिए 239 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इससे ही आपको पता चलेगा कि इसरो की उपलब्धि क्या है, कितने कंट्री और कितने देश
इसरो पर भरोसा करते हैं। बाकी तो आप जानते ही है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और स्पेस एजेंसीज है वर्ल्ड में, पर फिर भी डेवलप्ड कंट्री हो या बड़े बड़े कंट्री हो, वो इसरो पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसके अलावा भारत ने 28 कंट्रीज के लिए 239 सैटेलाइट, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 239 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। यह अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी कई कंट्रीज ऐसी है कि वो एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पा रहा, उसकी जगह हमने अभी तक के 239 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हुए। इसमें से इंडिया के जो सैटेलाइट्स है वो तो एक्सक्लूड ही है। अब पूरी दुनिया है जो भारत की एफिशिएंसी और इसकी जो काबिलियत है उसको मान चुकी है और उस पर भरोसा भी दिखाती है। इसकी वजह से वो जो ये स्पेस की अभी मल्टी बिलियन इंडस्ट्रीज बन चुका है, उसमें भारत ने अपना टॉप का स्थान प्राप्त किया है। तो हम चाहते हैं कि इसरो इसी तरह आगे भी सक्सेस प्राप्त करता रहे। और अगर चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हो गया, जो कि हम जानते हैं कि वो 100% सक्सेसफुल ही रहेगा, तो पूरी दुनिया का इसरो पर भरोसा ज़्यादा हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि इंडिया को जो इनकम है उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और उसको जो फॉरेन इनकम में बहुत बड़ा हिस्सा एक प्राप्त होगा। तो ये थी इसरो की चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में अभी तक की जानकारी। आगे अपडेट के लिए हमारी चैनल को देखते रहिए। हमारी चैनल, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आगे आप क्या क्या जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड पॉइंट्स है और जो टॉपिक है वो आप जानना चाहते हैं, ताकि हमें आप तक पहुंचने के लिए हम बेहतर तरीके से आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।